हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। हाँ, पीछे दिख रहा होगा तुमको थंबनेल। थंबनेल क्या, ये पीछे बैकग्राउंड सॉरी कि कुछ दिन पहले मैंने रिएक्ट किया था एक वीडियो जिसमें ये बंदा था और 10th टॉपर के साथ इंटरव्यू था। तो उसका एक और वीडियो है, आईआईटी में नहीं हुआ तो लोगों ने कहा 6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लोगों को दिखा रहा है कि मतलब इसकी स्टोरी से हम जानेंगे कि पैसे वेस्ट नहीं होते। उसने मेहनत की होगी, इन्वेस्ट किया और जो आगे काम आएगा होता है। ऑफकोर्स ज़िंदगी में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। हाँ, हमको जो अपने रिजल्ट्स अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलते हमको लगता है वेस्ट हुआ, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस हमको कुछ नॉलेज देता है। हर एक रुपया चाहे घाटा हो चाहे फ़ायदा हो, कुछ नॉलेज दे के जाता है। तो उसी along those lines this video would be I'm predicting। तो लेट्स सी। उस वीडियो में कुछ मैंने कमियां निकाली थी जिसमें मेरा एक और कज़न गुस्सा हो गया। मैंने अभी देखा कमेंट आया। तो लेट्स सी कि इसमें मतलब बच्चे की इसकी एज छोटी लग रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि जो कुछ भी बोलेगा सब कुछ सही होगा। पर लेट्स सी कितना अच्छा बोलता है और कितना हकता है। लेट्स सी। ताकि मेरे से नहीं संभाले जा रहे, मम्मी गंजा हो गया था कि मेरे से नहीं संभाले जा रहे, मम्मी मैं हटा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि पागल हो गया ये, 6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, इतना तो। जब तुम लाइफ में कुछ करते हो ना अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हारे अंदर से इंस्टिंक्ट आता है, थोड़े रैंडम चीज़ें होती हैं, तुम कर देते हो और उनका इफेक्ट भी इंटेंस होता है। तो लोग कहते हैं पागल हो गया, ऐसा होता है। मेरे साथ भी हुआ है। ये यहीं ले आता रह के मैं बेहोश हो गया था। शोभित निर्वाण। आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ का वो पार्ट आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जो आज तक मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करा है। किसी में मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, मतलब कि ये पार्ट मैंने आज तक अपने पेरेंट्स तक के साथ शेयर नहीं करा है। दिस इज डेयरिंग भाई, सीधा वीडियो पे पेरेंट्स को भी शॉक दे दिया। आई लाइक इट। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, बट एक बात की मैं बहुत लंबी है और इसका मतलब मेरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो का एक भी सेकंड मैं आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा। अगर ये वीडियो लेट अस सी 30 मिनट की बन रही है तो वो 30 मिनट आपकी लाइफ के सबसे अच्छे 30 मिनट मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर आप इस लाइक द कॉन्फिडेंस, डोंट लाइक द बैकग्राउंड। ना एकदम से क्या बिहार चला गए। समय 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, ड्रॉप बाकी एंगल अच्छा लग रहा है, इस एंगल से ज़्यादा हैंडसम लग रहा है बंदा। टॉपर हो, या फिर इन सभी स्टूडेंट में ऐसे बंदे हो जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई पेरेंट है जो इस वीडियो को इस एंगल से फिर से भालू लग रहा है, देख रहा है, तो ये वीडियो सबके लिए है। आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं आपको। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता। शुरुआत तो भाई सबसे अच्छा इसकी हेयरलाइन देखो भाई, कहीं से बाल एक तिनका नहीं टूटा हुआ, पूरे भर के बाल है सर पे ना, स्ट्रॉन्ग हेयरलाइन। देता हूं। मेरा नाम है शोभित निर्वाण। मैं इस समय बीटेक कर रहा हूं आईटी ब्रांच में, सेकंड ईयर में हूं ट्रिपल आईटी वडोदरा में। ट्रिपल आईटी और आईआईटी में अंतर फिर भी यार मेरा नेक्स्ट कॉलेज ट्रिपल आईटी अच्छा है। होता है। ट्रिपल आईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। होते दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज है, दोनों में जेई के थ्रू ही एडमिशन होता है, बट थोड़ा बहुत अंतर। अच्छा, आईटी तो उसमें सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, और उसमें बहुत सारी होती हैं है जो आपको वीडियो के थ्रू समझ में आएगा। आईटी मेरा जो कॉलेज स्पेशली फॉर आईटी है उसमें इस समय एवरेज पैकेज 13 लाख रुपए है। ये मुझे बोलना नहीं होता है, बट अगर मैं नहीं बोलूंगा तो सामने वाले लोग इतना विश्वास नहीं करते हैं बंदे पे, इसलिए मुझे बताओ यार, बताओ, इट्स ओके, बोलना पड़ा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है शोभित निर्वाण, जिसमें इस समय 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर हम इंडिया में एजुकेशन ये वीडियो कब डाला इसने? ओके, किस में कंटेंट की बात करें तो हमारा जो चैनल है वो टॉप मोटिवेशनल चैनल्स में आता है। मैं कोई मूवी की स्टोरी या फिर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट नहीं बनाई है समझ गया भाई, शुरू कर। के लिए मैं अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। वो इंसिडेंट्स जो जैसे मैंने बोला कि मैंने किसी के साथ शेयर नहीं करे हैं, वो शेयर करूंगा, और उससे मैंने क्या चीज़ सीखी वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। मैं पहली से 10वीं तक दिल्ली में ही पैदा हुआ था, दिल्ली में ही रहा था, है ना? पहली से 10वीं तक दिल्ली में पैदा हुआ? 10 साल तक पैदा हुआ था तू? हम तो एक ही दिन में हो गए थे, एक पड़क। तू 10 साल तक लगातार पैदा हुआ था, क्या बोल रहा है? हाँ, पहली से 10वीं तक मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं करी है।
10वीं तक एक एवरेज बच्चा, 10th में मेरे 10 CGPA आए थे। 10 CGPA का मतलब होता है 95%। अगर आप गूगल पे देखोगे, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि 10 CGPA, अच्छा 95% वाला बंदा अपने आप को एवरेज बंदा बोल रहा है। हाँ अभी थोड़ी देर में आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। ओके 10 भाई, आई लाइक द एटीट्यूड और जिस एंगल पे स्टोरी चला रहा है, लाइक इट, इंटरेस्टिंग। 10वीं का दिसंबर का टाइम था, मेरे पास पापा आए कि बेटा क्या करना है। मैंने कहा पापा IIT बहुत चिल्ला रहे हैं क्लासेस में बच्चे, तो IIT देखते हैं। पापा ने कहा अच्छा कोटा का नाम सुना है? मैंने कहा नहीं। कह रहे चलो कोटा एक बार विजिट करते हैं, वहाँ पे ना IIT JEE की और मेडिकल की, एम्स की इनकी तैयारी होती है, हॉस्टल्स हैं, कोचिंग है, एक बार जाके देख के आते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दिसंबर में आई लाइक, इसमें मुझे सबसे अच्छा जो एक चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि इसके बारे में से पूछा कि क्या कर रहा है, तो इसने बोला कि क्लास में IIT चिल्ला रही, चलो यही देख लेते हैं। कितना नेचुरल, मतलब ना किसी चीज़ से डर रहा है, ना किसी चीज़ को पकड़े बैठा है, जिस फ्लो में घुस रहा है कि फ्लो में कि यहाँ ये सुनाई दे रहा है तो चलो चेक करके आते हैं, तो लाइक इट। मैं, पापा और मम्मी तीनों कोटा चले गए। अब जब एक नॉर्मल बंदा, मान लो आप हो, ठीक है, आप एक अनजान शहर में जा रहे हो जहाँ पे आपको नहीं पता क्या है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग्स ऐसी भी नहीं कि मतलब एक बिल्डिंग नहीं, जैसे कॉर्पोरेट लेवल की बिल्डिंग होती है ना बड़ी बड़ी, इस तरह की वहाँ पे बिल्डिंग्स। एक कोचिंग, अच्छी बात है ना, के पास एक नहीं 3-4 बिल्डिंग है अलग अलग, जहाँ पे अलग अलग 12th का अलग बिल्डिंग है, 11th की अलग बिल्डिंग है, ड्रॉपर्स की अलग बिल्डिंग है, JEE वालों की अलग बिल्डिंग है, मेडिकल वालों की अलग बिल्डिंग, ड्रॉपर्स की अलग बिल्डिंग, ड्रॉपर्स की अलग चौल होनी चाहिए एक्चुअली बिल्डिंग है। आप एक जगह खड़े हो जाओगे, चारों ओर देखोगे, आपको बच्चे ही बच्चे दिखेंगे। 99% आपको वहां पे बच्चे दिखेंगे। 1% अगर कोई और दिख गया तो या तो वो उन बच्चों का पेरेंट्स आया हुआ है उनसे मिलने, पेरेंट्स नहीं पेरेंट्स, या फिर कोई वर्कर है जो वहां पे काम करता है। इस लेवल पे वहां बच्चे हैं। जब कोचिंग की छुट्टी भाई गर्लफ्रेंड बनाने के लिए बहुत सी जगह होती है तो पुलिस खड़ी हो जाती है, ठीक है, और अगर सामने से जब उनको बच्चों को निकलना होता है तो ट्रैफिक को रोक देती है पुलिस। इतनी ज़्यादा है, गलियों में आप जाओगे हॉस्टल ही हॉस्टल हैं। तो जब आप एक नॉर्मल बंदा, मैंने वो कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखा था फर्स्ट सीजन, भाई बिल्कुल सही करा है। पागल है, पागल, मतलब पागलों की तरह दुनिया पहुंच जाती है कोटा के तेरे के लिए। डिप्रेशन में डिप्रेशन जाएगा तो वो बड़ी कोचिंग्स को देख के अट्रैक्ट होगा कि यार हाँ ये बड़ी बड़ी कोचिंग है, इसमें जाते हैं। हम भी ऐसे ही हुए। हम एक काफ़ी बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी, उनमें से एक कोचिंग में हम अंदर गए। हमने बोला कि हमें एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि सर एडमिशन के लिए ना एक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी कोचिंग होती है उसमें एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर वो आप पास करोगे जब भी आप अंदर जाओगे। पापा ने कहा ठीक है। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि अगर आप अभी फीस भर दोगे, उनकी फ़ीस अराउंड 1.5 लाख रुपए कुछ थी 1 साल की, तो उन्होंने कहा अभी आप अगर कुछ अमाउंट भर दोगे फीस का तो आपको फीस में ऑफ भी मिल जाएगा, बट अगर वो बच्चा फेल हो गया एंट्रेंस एग्जाम में तो आपका फीस रिफंड नहीं है। पापा ने कहा पास तो हो ही जाएगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम इतनी बड़ी बात है, 10वीं तक टॉप कर रहा था ये बच्चा हमारा, पास हो जाएगा। हर एक पेरेंट अपने बच्चे को टॉप ही समझता है। तो टॉप कर रहा तब तो हो ही जाना चाहिए। मेरे ऊपर 2 प्रेशर, एक भाई मेरा एंट्रेंस एग्जाम है, दूसरा पापा ने 80,000 रुपए भर दिए, 80,000 रुपए की कुछ इंस्टॉलमेंट पापा ने भर दी थी। तो मेरे ऊपर 2 प्रेशर हो गए कि यार एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास हुआ तो ये गए 80,000 रुपए तो डूब जाएंगे। बट जनवरी में एग्जाम हुआ मेरा, हम घर आ गए थे, जनवरी में मेरा एग्जाम हुआ, निहायती बकवास एग्जाम गया, मुझे नहीं पता मैं क्या लिख के आया। पर इसमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इसमें मतलब कि 80,000 का प्रेशर नहीं लाना चाहिए, इसको एक नाइस एक्सपेरिमेंट देखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर डूब भी जाए इसके तो उसके पापा बहुत ज़्यादा दिमाग में लेके बैठेंगे, या किसी का भी बाप लेके बैठेगा कि ओ हो गया भाई, कोशिश की, हुआ नहीं हुआ, कोई एंड ऑफ लाइफ थोड़ी है। पर ये बात है कि ये एटीट्यूड हमको कोई सिखाता नहीं है, हमको सारे प्रेशर सिखाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है, हर एक के पेरेंट की एक पैसे का मुझे फ़ायदा मिल जाए। उस फ़ायदे के चक्कर में बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फिर बच्चा सोचता है यार मेरे, उल्टा ऐसा सोचना चाहिए, लगा रहा हूँ देखते हैं कि मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगा पास, तो जब मुझे तेरे पे कॉन्फिडेंस है मैं लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना चाहिए एटीट्यूड। नहीं हुआ यार, मुझे तो सच पता चल गया, तू तो गधा निकला, दिस इज़ द फाइंड। तो बच्चे को लगा कि हाँ चिल है यार, तो ऐसा एटीट्यूड सिखाना चाहिए कि किसी के पेरेंट को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो करे, पर उसके रिजल्ट का प्रेशर बच्चे पे मत डालो। तुमको ऑलरेडी पता होना चाहिए अपने बच्चे की हालत, अपनी ईगो में तुम पैसे लगा दोगे, फिर घाटे में जाओगे, फिर बच्चे को ब्लेम करोगे, वो गलत है। आया हूँ, पता नहीं कितने नंबर आए होंगे, 2-3 नंबर, या फिर शायद नेगेटिव में गया होगा। ओ भाई 10 दिन बाद उनका कॉल आता है कि सर आपका एडमिशन हो गया, आपका बहुत अच्छा एग्जाम गया था। मैंने कहा 1 सेकंड, एग्जाम तो बहुत बेकार गया है, तो इन्होंने एडमिशन कैसे ले लिया?
फिर बाद में मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला कि एडमिशन ये सबका ले लेते हैं। तो कई बच्चों का मेरे पास मेल आता है, यहाँ से एक बड़ा कंक्लूजन मैं ये निकालता हूँ, कई बच्चों का मेरे पास अभी इस समय मेल आ रहा है कि भैया ये फलाना कोचिंग एग्जाम ले रही है, ये फलाना कोचिंग एग्जाम ले रही है, कैसे पढ़ें, स्कैम भाई स्कैम। क्या पढ़ें। हर एक कोचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली जो भी कोचिंग्स हैं उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ एक नाम के लिए होता है। हाँ, अगर आप एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल सकती है, वरना एंट्रेंस एग्जाम कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, सबका वो ले लेते हैं, उनको मेन पैसे से है। भाई एक बच्चा 1.5 लाख रुपए दे रहा है तो बिठा देंगे पीछे कहीं पे, अगर उसका एंट्रेंस एग्जाम भी अच्छा नहीं गया। भाई क्या डिप्रेशन स्टेटमेंट है ये, मतलब मेरे को से हिट हुई ना अब ये कि 1.5 लाख रुपए दे रहा है, बिठा देंगे कहीं पे, क्या है, कोई परवाह ही नहीं है। मतलब पेरेंट को बोल दो भाई तुम्हारा बच्चा नहीं कर सकता, मत पैसे वेस्ट करो, ये बोल नहीं सकते क्या किसी पेरेंट को, उनके पैसे बच जाएंगे भाई। मेरे पेरेंट को बोल देते हैं मेरे पापा के पैसे बच जाते हैं, मेरे भी खूब वेस्ट हुए थे इस कोचिंग में। तो इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्च का टाइम आता है, बोर्ड का टाइम है ना, 10th का। बोर्ड ख़त्म होते ही 7 दिन बाद मेरी कोटा की ट्रेन है, मुझे जाना होता है। तो 7 दिन तक थोड़ी बहुत पैकिंग करी, पापा ने कहा कि चलो कोटा तुम्हें छोड़ के आते हैं। 7वें दिन हमारी ट्रेन थी। चलो मान लेते, चलो ठीक है करते हैं। पापा और मैं गए, मैं तो छुट्टी उट्टी सोच रहा हूँ, छुट्टी उट्टी मनाएंगे, चल पर चलो मान लिया, चलते हैं, लाइफ है चलती रहती है। कोटा वहाँ पहुँचते हैं, एक हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ मेरा हॉस्टल में रूम लेते हैं। रूम नंबर मुझे आज भी याद है, मेरा पहला रूम नंबर था 108, फर्स्ट फ्लोर पे 8वां कमरा। तो इतना बड़ा रूम, छोटा सा रूम था बिल्कुल, है ना। उसमें एक बेड रखा हुआ था यहाँ पे, एक उसके सामने स्टडी टेबल, इधर अलमारी है, अलमारी जो आपके घर में बड़ी लोहे वाली अलमारी होती है उसको भी आधा कर दो, इतनी अलमारी है, एक टॉयलेट है छोटा सा अटैच। इतना मेरा रूम था। पहले दिन पापा मेरे साथ रहे, थोड़ा बहुत उन्होंने दिखाया कि देख मार्केट वार्केट में यहाँ ये सब मिल जाएगा, बिस्किट चाय वाय यहाँ से देख लियो। एक दिन मेरे साथ रह के अगले दिन पापा चले गए। बाप तो कल्टी हो लेता है कि भाई अब करेगा ये खुद करेगा। बाप कल्टी होने में 1 सेकंड नहीं लगाता, भाई हम तो वापस घर ही जाएंगे, हमको तो बेबी का हाथ खाना चाहिए, हमको तो घर का बिस्तर चाहिए। बच्चा बच्चा करेगा क्यों नहीं करेगा, उसको तो गलती पेरेंट्स की होती है। गलत तो क्या, मैं तो पेरेंट्स अपनी ज़िंदगी में तो कभी कंडीशंस को हाई करते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में कंडीशंस को हमेशा स्लो रखेंगे, और बच्चे से करते हैं भाई तू ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, सब उसके हाई कंडीशंस भाई, पूरा लोहा मतलब वॉल्केनो के लावे में खड़ा कर दो उसको, और खुद खड़े होते नहीं, और बच्चा नहीं करे, फिर नहीं करा तूने, नहीं करा। ये गलत है। पहले खुद उस पेन से गुजरो लाइफ में, फिर किसी को वो पेन दो, ताकि जब उसको वो पेन हो तो तुम संभाल सको। दिक्कत ये होती है तुम अपने बच्चे को लावे में खड़े कर देते हो, खुद कभी खड़े होते नहीं हो। जो तुमको लगता है कि तुम हुए नहीं हो, जितना प्रेशर तुम बच्चे पर डालते हो, और फिर वो ना कर पाए, फिर तुम उसको ब्लेम करते हो, जो कि बहुत गलत है। अकेला छोड़ के पूरी लाइफ में मैं इतना नहीं रोया हूँगा जितना मैं उस दिन रोया था। मतलब चलिए तो नॉर्मल है, इतना मैं इसको इतना सीरियस नहीं लूँगा कि कुछ गलत किया। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत कंडीशंस हर बच्चे को सिखाना चाहिए ना, तो शुरू में तो रोना आता ही है, आता रोना। उस दिन मेरे ऐसा नहीं था कि शुरू का टाइम था तो इतने सारे बच्चे भी नहीं थे हॉस्टल में, मेरा पूरा फ्लोर खाली पड़ा हुआ था। एक वार्डन था जिससे मेरा मन भी नहीं कर रहा था बात करने का, अजीब सा वार्डन था वो। तो ऐसा ही था, काफ़ी रोया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देन पहला दिन आता है हमारे कोचिंग का, मैं जाता हूँ, काफ़ी बच्चे भाई साहब 250 बच्चे एक बैच में बैठे हुए हैं, टीचर माइक लगा के पढ़ा रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कभी ऐसा देखा नहीं था मैंने, है ना। आईपैड ले रखा है टीचर ने। पहला दिन होता है, मैं आता हूँ घर पे जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करके, ठीक है, उन्होंने जो पढ़ाया है, हम 10th वाली आदत है, होमवर्क जल्दी से कंप्लीट करा। फिर ज़िंदगी में कभी होमवर्क नहीं किया, मतलब मुझे ऐसे इसको ये सेंटेंस सुन के ऐसे इनसिक्योरिटी मतलब इन्फीरियर फील हो रहा है कि बच्चा होमवर्क करता है, मैंने ज़िंदगी में नहीं किया। उसके बाद मम्मी से बातें करनी स्टार्ट कर दी। तो 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक ऐसा ही चला, जल्दी जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करो, मम्मी से बातें चल रही हैं फ़ोन पे, क्योंकि याद आती है पूरी कोटा लाइफ में। ऐसा एक रूटीन बन जाता है कि मेरे भाई का बंदा, मेरा भाई फॉरेन में है, तो काम किया मम्मी से बात, काम किया मम्मी से, ये उसका रूटीन रखा पिछले 4 सालों से। मैं कभी इतनी बात हुई है मेरी मम्मी से जितनी मैंने कभी, तो टाइम काटने की कुछ तो रूटीन बनेगा ही। तो ये थकेला रूटीन की जॉब में जॉब ही तो होती है पढ़ाई, और क्या होती है, पढ़ाई करो मम्मी से बात करो, पढ़ाई करो मम्मी से बात करो, थकेगी।
मैं कह रहा हूँ कि मत करो इतना सब, अपने घर पे रहो भाई, घर पे रहो, घर पे रहो, घर पे का कंफर्ट लो, और पढ़ाई होती है तो करो, नहीं तो मत करो, सिंपल सी बात है। जो पढ़ाई तुम वहाँ करोगे तुम घर पे भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी ही होती है। इतना प्रेशर लेके किसी को दिखाने के चक्कर में ज़िंदगी के साल ख़राब हो जाते हैं, और कुछ नहीं। कभी फिजिकली नहीं करी होगी, 3-4 घंटे में मम्मी से बातें करता रहता था फ़ोन पे। पूरी कोटा लाइफ ने मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये सिखाई है, पेरेंट्स की अहमियत। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ ये चीज़, घटिया रीज़न, घटिया आंसर। पेरेंट्स की अहमियत नहीं, सपोर्ट की अहमियत। वो सपोर्ट किसी से भी आ सकता है, यूजुअली हमको पेरेंट्स से मिलता है इसलिए हम पेरेंट बोल देते हैं। सपोर्ट किससे भी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, मैं इसकी कोटा लाइफ में इसको इसके कमरे में एक लड़की बिठाया था मैं, इसकी गर्लफ्रेंड जो इसकी हेल्प करती काम में। अपनी मम्मी को एक दिन कॉल करता था, नहीं करता। एक काम वाली जो सफाई करती थी, खाना बनाई थी, एक दिन कॉल नहीं करता। सपोर्ट सिस्टम भाई, सब तुमको सपोर्ट चाहिए होता है, तभी तो घर एक पक्का हेडक्वार्टर होता है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि कभी घर से दूर मत जाओ छोड़ छाड़ के। तुम घूमने जा सकते हो, तुम 2-2 4-4 साल के लिए पढ़ाई करने चले जाते हो, फिर वहीं पे सेटल हो जाते हो, घर आते ही नहीं हो। क्या है ये? पहले अपना घर तो स्ट्रॉन्ग कर लो। लाइक जब तुमने आर्मी देखी है, पहले अपने हेडक्वार्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर वो अपना बेस बढ़ाते हैं। हमने ये नया कल्चर शुरू किया कि हमारा हेडक्वार्टर तो स्ट्रॉन्ग है नहीं, और हम बाहर चले जाते हैं नौकरी करने। वहाँ पे जाके बर्तन धो रहे हैं, दारू पिला रहे हैं, बारटेंडर बन के कुछ कर रहे हैं। 2 रुपए, 2 पाउंड या 2 यूरो या 2 कुछ दिनार या दुबई डॉलर जो भी है पर घंटा कमाने के चक्कर में। क्या है ये? अपने घर पे रहो यार, खाना खाओ, ऐश करो। और अगर तुम्हारे बस की है कुछ उखाड़ना ज़िंदगी में, तुम यहीं पे भी उखाड़ लोगे। मैं इंडिया की भी बात नहीं करना, चाहे तुम अफ्रीका की सबसे घटिया कंट्री में हो, तब भी अपनी कंट्री को तो अच्छा बना ही लोगे, अपने पास के एरिया को तो सुधार लोगे। और जब अपने आस पास के एरिया को सुधारोगे तो तुम्हारा नाम होगा। जब नाम होगा तो अच्छी जगह भी जाओगे। तो पहले हेडक्वार्टर तो सुधार लो, अपने घर पे तो कुछ नाम कमा लो। नहीं तुम्हारा बस इतना नाम होगा कि फॉरेन है भाई लड़की या फॉरेन है लड़का, बस। क्या हो रहा है फॉरेन में? घंटा कुछ नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे कम से कम कोई जानता होता था, फॉरेन में कोई नहीं जानता, तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो? चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैंने कहीं शेयर नहीं करी है। और जैसे फॉरेन की बात नहीं है, चाहे तुम स्टेट ले लो, जैसे ये बंदा कोटा चला गया, तुम जॉब करने के लिए बैंगलोर चले गए, कोई वहाँ चला गया, वहाँ चले, कोई भाई बैंगलोर वाले बैंगलोर में रहो, दिल्ली वाले दिल्ली में रहो, हरियाणा वाले हरियाणा में रहो, गुजरात वाले गुजरात में रहो, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र में रहो। अपनी अपनी स्टेट सुधार लो भाई। किसी भी स्टेट की हालत अच्छी नहीं है, अपने घर तो सुधार लो पहले। क्या तुम दूसरे सिटीज़ में जाके उखाड़ोगे? तुम्हारे जीते जी 22, 25, 30 साल में तुम अपने स्टेट को अच्छा नहीं बना पाए, तुम अपने मोहल्ले को अच्छा नहीं बना पाए, तुम देश को क्या अच्छा बनाओगे? जो दूसरी कंट्री चले जाते हैं वो तो न्यारे ही हैं, उनसे गधा तो है नहीं कोई। 10वीं तक मैं अपने आप को बहुत तुरम खा समझता था। मैं सोचता था अरे इनको क्या ही पता है पेरेंट्स को क्या होती है डिजिटली, है ना, ये जो चीज़ें हैं इनको गैजेट्स के बारे में क्या ही पता है। हमें पता है सब चीज़। जब तक एक DSLR से फ़ोटो नहीं खिंचवाओगे, फेसबुक पे नहीं अपलोड करोगे तो दोस्त तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इस ऐसे भ्रम में था मैं। बट बिलीव मी, आपके पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स को JEE नीट ये जो एग्जाम होते हैं इनके कुछ तो इमोशनल टट्टी करेगा वीडियो बारे में इतना नहीं पता होगा, बट लाइफ के बारे में जो उन्हें पता है ना, वो इतनी प्रीशियस चीज़ है, उसकी वो अमूल्य चीज़ है। ठीक है, आज प्रेशियस, इट्स नॉट प्रीशियस, प्रेशियस। अंग्रेजी की ट्यूशन भी ले लेता कोटा में, अंग्रेजी में हक दिया सारा। भी अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना होता है ना तो मैं सब डिसीजन, वो अमूल्य चीज़ है। डिसीजन, इट्स डिसीजन नॉट डिसीजन। ठीक है, आज भी अगर मेरे को कोई डिसीजन लेना होता है ना तो मैं सबसे पहले अपने पापा के पास जाता हूँ कि पापा। तभी तो ये हालत हो रही है, तभी तो यूट्यूब चैनल 4 लाख 4 मिलियन नहीं है, तभी तो डिसीजन को डिसीजन बोल रहा है। तभी तो बाप के पास मत जा भाई, बाप
के पास अगर एडवाइस होती तो वो तेरे से ज़्यादा फेमस नहीं होता। सच बता, अगर तेरे बाप के पास तेरे से अच्छी एडवाइसेस होती तो वो तेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता। और हम तेरे को जानते हैं और तेरे बाप को नहीं जानते, तो इसका मतलब किसके पास एडवाइस ज़्यादा अच्छी है? पापा आपको ठीक है टेक्निकल के बारे में इतना नहीं पता, मेरे को मान लो कोई वीडियो शूट करनी है, तो वीडियो शूट करने के बाद मैं पापा को भेजता हूँ कि पापा देख लो मेरे से अनजाने में बचपने में कोई गलत वर्ड ना निकल जाए जो कि पब्लिकली कुछ बड़ा इशू हो जाए। तो उनको लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पापा का चमचा है और कुछ नहीं है। पापा का चमचा। जब उसकी बीवी आएगी तो घर पे झगड़ा होगा तो पापा मम्मी की साइड ले, बीवी की साइड कभी नहीं लेगा। ये है पापा से क्या पूछना, वर्ड अच्छा निकल जाए गंदा निकल जाए, पापा तो इमेज ही दिमाग में लेके घूमते हैं। पापा तो यही कहेंगे हाँ भाई नहीं नहीं ये नहीं अच्छा वर्ड, नहीं ये वर्ड नहीं, पापा से पूछ के बताऊंगा मैं। भाई वर्ल्ड चेंज करने वाले लोग हैं ना, पापा से नहीं पूछते कि हम वर्ल्ड चेंज करने जा रहे हैं। सोसाइटी चेंज करने वाले लोग पापा से पूछ के नहीं जाते, सोसाइटी चेंज करने वाले। अगर वो लोग अगर पापा से पूछते ना तो ना वो वर्ल्ड चेंज कर पाते ना सोसाइटी घंटा कुछ नहीं कर पाते। भगत सिंह से पूछो ना, अपनी मम्मी से पूछ गया था मम्मी जाओ मरने, हाँ उसकी मम्मी कहती हाँ जा, बिल्कुल नहीं कहती, अब दोगी पता होती हैं। एक और छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, कोटा लाइफ ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाई है भाई, जब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते कुछ रेवोल्यूशन, कुछ नया, कुछ एग्रेसिव, कुछ इंटेंस। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स हमेशा सेफ साइड खेलते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। जब अपने तुम घर से 500 मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स में 2 रुपए का हंगा नहीं होता ज़िंदगी में जुआ खेलने का। किलोमीटर दूर रहे, इसलिए कोई बच्चे, किसी बच्चे ने आज तक दारू सिगरेट मम्मी से पापा से पूछ के पी है। और दारू सिगरेट सिर्फ कोई गंदी आदत नहीं होती। जब कोई इंसान दारू सिगरेट पीता है वो सिर्फ अपने आप को चैलेंज कर रहा होता है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन एक बार करके तो देखते हैं, एक रिस्क लेते हैं। तो जो रिस्क लेने की टेंडेंसी है, पेरेंट्स कभी रिस्क लेना नहीं सिखाते ज़िंदगी में मेजॉरिटी। अगर दुनिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को रिस्क लेना सिखाएं बचपन से, तो एक एवरेज बच्चे की इतनी बुरी हालत ना हो जो आजकल है। रहते हो, ऐसा नहीं कि 1-2 गली छोड़ के तुम रह रहे हो, 500 किलोमीटर दूर एक अनजान हॉस्टल में रह रहे हो, आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने कपड़े खुद सुखाने हैं, खुद। ये इन 2 कौड़ी कामों को बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है सोसाइटी में। भाई खुद कपड़े धोता है, खुद खाना बनाता है अपना। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि घर के दूर जाके यही तो गलत हो जाता है कि तुमको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम पढ़ाई में लगा लो, अपने उसमें लगा लो, इसलिए घर पे रहना बेटर होता है। और अगर सही में कुछ मिल रहा है तो फिर इन चीज़ों के बारे में रो मत कि वो ये करना है वो करना है, ये तो दिखा रहा है कपड़े धोने पड़े। भाई तेरे को मिल भी तो रही थी पढ़ाई, वो तो देख, उसके बदले में कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब कुछ ही तेरे को चाहिए, और अगर ये नहीं करना तो घर बैठ, घर से कर पढ़ाई, वो भी हो सकता है। रुला लो बस। खुद तय करके अंदर रखने हैं, आपको अपने टॉयलेट खुद साफ करने हैं। इतने टफ काम नहीं है भाई ये जितना तू बोल रहा है, बहुत इजी काम है, दुनिया का सबसे इजी काम है। आपको अपनी जो बर्तन हैं वो खुद साफ करने हैं। बस। तब आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो पता चलती है, क्योंकि घर में तो ये सारे काम मम्मी कर रही हैं। हाँ पता ये तो है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चलती है, तो ये मैं मानता हूँ, सब थोड़ी बहुत समझ आती है। पर मम्मी करती है तो क्या गलत करती है? ठीक तो है, मैं यही तो कह रहा हूँ, मम्मी करती है तो उसका फ़ायदा, मम्मी के पास और कुछ काम भी तो नहीं करने को। मम्मी से तुम ये काम ले लो, मम्मी इरिटेट हो जाएगी, क्योंकि मम्मी जब भी काम करती है उसको उसकी भी एक ईगो फील होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने खाना बनाया बच्चों के लिए, मैंने भी कुछ किया आज, ये काम मम्मी से ले लो। तुम्हारी मम्मी 1-2 दिन रेस्ट कर दिया, 2 दिन में रेस्ट नहीं कर पाएगी, 4 घंटे में बोल देगी, खुजली होने लगेगी, अरे बर्तन धो लूँ, अरे खाना बना लूँ, अरे हाथों में खुजली होनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा भ्रम से निकलो। मम्मी भी इसलिए करती है कि उसको कुछ करना है और उसके पास कुछ करने को है नहीं, तो मैं कह रहा हूँ उसको वो अपना काम करने दो, तुम क्यों उसके काम पकड़ रहे हो, ऐसे सिचुएशन में क्यों घुस रहे हो? वही काम पढ़ाई में लगाओ, तुम घर पे होते हैं अगर वहाँ पे, और इसी काम सब काम होने से थकान भी होती है, कपड़े वपड़े सब धोगे, तुम्हारे पास पढ़ाई का टाइम कहाँ मिलेगा, थक जाओगे, सोने का मन करेगा। घर पे आराम से 10 घंटे सो 24 में से, और 14 में से फिर 10 घंटे पढ़ाई करो, या 8 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे पढ़ाई करो। वहाँ पे तुम नहीं कर पाओगे 8-6 घंटे पढ़ाई। घर में आपने कभी ऑब्जर्व करा है, आप तो भाई नहा के आए, ड्रॉअर में खोला, आपको कपड़े दिखे, हाँ आपने पहन लिए, बकवास ही ताने मार रहा है। इससे पहले जो वो कपड़े
हाँ हाँ मम्मी पहले उसमें रिंकल्स थे, फिर प्रेस हुई थी, धोए थे, हाँ, और फिर तय अगर पता है गंदे हुए थे, मम्मी ने धोए हैं, सुखाए हैं, प्रेस करके अंदर रखे हैं तय बना के। तो ये सारे काम घर में ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं, हम कभी इस चीज़ को गौर हाँ, और मज़े आता है मेरे को, जो भी काम होते हैं मुझे नहीं करने हैं 2 कौड़ी के काम, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। मेरे पास और अच्छे काम है करने के लिए, मुझे फ्यूचर बनाना है अपना। इन जब कामों में लग गया तो बन लिया मेरा फ्यूचर। नहीं देते। एक और छोटी सी अपनी मम्मी को थैंक यू बोल के मैं अपना टाइम बचा के दूसरे काम करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा अपनी मम्मी को मैं कोई नीचा दिखा रहा हूँ कि वो 2 कौड़ी काम करती है, मैं क्योंकि ये काम मेरी मम्मी करती है और मैं खुश हूँ, क्योंकि उससे जो टाइम बचता है मैं अपने काम में लगाता हूँ। मेरी मम्मी भी खुश है क्योंकि उनके पास कुछ करने को है, हम सब खुश हैं। यहाँ पे लेक्चर बना दिया इस बात का। सी वियर्ड लगेगी तुम्हें बात, बट ये बतानी थी मेरे को। जो हम नहाते हैं जिस बाल्टी में, है ना, काफ़ी अजीब सी बात है बट मेरे को बतानी थी। मैं ये सोचता था कि यार उसमें पानी चलता है, हम नहाते हैं, पानी चला गया, ठीक है, पानी ख़त्म हुआ, फिर पानी चला, तो उसमें पानी तो चलता ही रहता है, तो वो गंदी कोई होती होगी। बट बाल्टियाँ भी गंदी हो जाती हैं, पता है, उनको 2-3 महीने बाद हमें साबुन से साफ़ करना होता है। तो कोटा में जब मैं था, मैं सोचता ये मम्मी बाल्टी में इतना क्यों गंदगी हो रही है, ये कौन साफ़ करता है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये भी साफ़ करनी होती हैं। घर में तो ये काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं ना, हमें कोई इतनी गंदगी का ध्यान नहीं देना होता, इम्यूनिटी बनती है। बाल्टी गंदगी चलती है, क्या ही हो जाएगा बाल्टी गंदगी, क्या थोड़ा वो हार्ड वाटर की कसकम जमा होएगा क्या होएगा पता नहीं, मारो एक हाथ ख़त्म, कोई हम तो सीधे यूज़ करने जा मसल बन जाएंगी। रहे हैं उस बार। पर मैं पॉइंट समझ रहा हूँ, मैं ये मत समझ रहा हूँ, मैं पॉइंट नहीं समझ रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि वही पॉइंट तो अच्छी बात है ना, कि ये काम मैं नहीं कर रहा, मुझे नहीं करने पड़ रहे, और इसलिए मैं वो टाइम अपने करियर में लगा रहा हूँ। और मैं अपने करियर में लगाऊंगा और अच्छा होगा तो मेरी माँ ही खुश होगी कि मैं अपने बच्चे के लिए किया। मेरी माँ खुश होएगी, मेरी माँ खुश होती है कि मैं नौकरी पे जाता हूँ और उसके लिए मतलब मैं नौकरी पे जाता हूँ और काम करता हूँ, और बदले में मेरी माँ मेरे को खाना खिलाती है। मेरी माँ खुश है, तुम्हारी माँ भी खुश होएगी, तुम पढ़ाई करोगे, वो तुम्हारे लिए काम कर रही है, इसलिए तो है वो, और किस लिए है। बाल्टी को, बट उसके पीछे जो काम है वो मम्मी पापा घर पे संभाल रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे घर के बाहर रहने पे पता चली। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ यार अपने जितने भी व्यूअर्स हैं कि यार अपने पेरेंट्स के कभी भी ना उनको गुमराह करने की कोशिश मत करो, ठीक है, उनसे मज़ा आता है, मैं तो करता हूँ और हमेशा करूँगा। कभी भी कुछ चीज़ छुपाओ मत। उन्हें सब चीज़ पता है, ठीक है, जिस लाइफ पे जिस एज में तुम हो उन्हें पता है कि इस एज पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कभी भी उनको चीट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। तुम जितना ऑफ कोर्स नहीं करते चीट, कौन क्यों करें चीट करके फ़ायदा क्या, नहीं होगा चीट। उनके साथ रहो। पर कभी कभी चीट करना पड़ता है भाई, इतना खुला माहौल नहीं होता घर पे कि हर चीज़ एक्सेप्ट कर ली जाएगी। एक बच्चा सोचता है कि जब ये चीज़ शेयर करेंगे तो डांट खाएंगे, एक बात का पतंगड़ बन जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए चीट करते हैं, करना पड़ता है, देयर इज नो अदर चॉइस। क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर में ही छोटी छोटी चीज़ों पे हमने पेरेंट्स को डरते हुए देखा है, तो हमको पता है कि हमारी प्रॉब्लम से तो और डर जाएंगे। तो बात क्या कहना चाह रहा है तू रियल लाइफ में, क्या तो इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं भाई, क्या तो ये है, या फिर इसने सोसाइटी में नॉर्मली पेरेंट्स देखे नहीं है, होते कैसे रहोगे वो उतना सपोर्ट तुम्हें दिखाएंगे। आज ये जो मेरा YouTube चैनल है वो बकवास इसलिए है क्योंकि मेरे पापा मम्मी को मेरे पे विश्वास था कि ठीक है यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा, है ना। वो इसलिए क्योंकि अभी गलत, इसने अभी ये भी डेफिनेशन ला दी कि गलत सही क्या होता है। मैंने उनको विश्वास, मतलब उनको मेरे पे विश्वास हुआ, मैंने उनको विश्वास करा, इसलिए ये सब चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे चल रहा था अपना। भाई गलत ही कौन कर रहा है बताओ, ये तो पहले बता कि ये गलत नहीं कर रहा, तो गलत कौन कर रहा है, कोई भी गलत नहीं कर रहा। बताओ कौन सा यूट्यूबर जो गलत कर रहा हो, कोई भी गलत नहीं है। क्या इसमें भरोसे की ज़रूरत है, कुछ भरोसे की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़्यादा सही कर रहा है भाई तू, क्या इसमें ज़्यादा सही, कुछ ज़्यादा सही नहीं है। जो दूसरे को तो डिग्रेड कर रहा है, चाहे कोई गाली भी देता हो, क्या हो गया गाली दे दी तो, ज़रूरत पड़ी होगी दे दी, दैट्स इट। पहला टेस्ट होता है हमारा अब कोटा में, 2 महीने बाद हमारा एक पहला टेस्ट होता है। इतना आसान टेस्ट भाई साहब, हमारी बैच में भाई इतना आसान टेस्ट, 360 नंबर का टेस्ट होता है, उसमें से 320 पहला टेस्ट आसान होता, मुझे भी याद है, मैंने नारायणा कोचिंग ली थी, पहला टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया था, नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट बैच में हो गया था मेरा, उसके बाद से मैं ज़िंदगी में कभी फर्स्ट बैच में नहीं गया। 340 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, मेरे 250 नंबर आए, 250 नंबर आए हैं। तो मैं ये सोच रहा कि यार इतना आसान टेस्ट हो रहा है, मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है भाई, मम्मी इतने अच्छे नंबर ला रहा हूँ मैं 360 नंबर में से, तो मैं तो IIT पक्का हो गई अब। एक बात यहाँ पे आप गौर करिए, खाली मेरे अच्छे नहीं आए थे, पूरे बैच में हर एक बच्चे के अच्छे नंबर आए थे। ये कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़, है ना।
ये उस समय नहीं पता चली मुझे। अब समझा मैं। पहले बैच में बच्चों को सस्टेन करने के लिए टेस्ट ईजी होता है। ओके अब समझा मैं फंस गया था इसमें, क्योंकि मैं भी बहुत चौड़ में आ गया था कि भाई मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। 3-4 महीने बाद पता चली, जो कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। ये जितने भी कोचिंग होते हैं ना, इनमें एक टाइम लिमिट होता है। जैसे हमारी जो कोचिंग थी उसमें 3 महीने की टाइम लिमिट थी। अगर आप 3 महीने से पहले बैकआउट कर लेते हो, कोचिंग से निकल जाते हो, तो आपको कुछ रिफंड दे देंगे। बट अगर आप 3 महीने के बाद बैकआउट कर रहे हो तो आपको कुछ रिफंड नहीं मिलेगा। हर कोचिंग का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, हमारा 3 महीने था। तो इन्होंने क्या करा, 2.5 जब महीने हो गए थे उस समय इन्होंने हमसे एक टेस्ट ले लिया, और निहायत ही आसान टेस्ट। उससे क्या हुआ, सब बच्चों ने सोचा भाई हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, चाहे किसी बच्चे का ड्रॉप आउट करने का मन भी हो, बट उसने सोचा यार टेस्ट में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो क्या ही जा रहा है, अच्छी चल रही है प्रिपरेशन। तो ये एक बिजनेस टेक्निक होती है हर एक कोचिंग की, वो ऐसे टेस्ट लेती है आसान सा, जिससे कि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और कोई भी बच्चा पैसे वापस ना ले। तो मैं हर बंदे, बट बहुत टॉक्सिक है यार, बड़ा लाइक इट इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि काश मैं इसको रीड कर पाता उसी टाइम। से यही कहता हूँ कि अगर आप किसी भी एक कोचिंग में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें इंस्टॉलमेंट में पैसे दो, कभी भी ये नहीं कि पूरा एक लमसम होता है उसमें, वो लमसम एक तो वर्ड लमसम इतना फनी है ना सुनने में, वो अच्छा लगता है कि लमसम, पर ये लमसम ही सब गम ले आता लाइफ में। साल का एक साथ पैसा दे दिया, वो थोड़ा कम पड़ता है, बट इंस्टॉलमेंट में देने से आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो बैकआउट करके दूसरी कोचिंग में एडमिशन ले ले जहाँ पे उसे और अच्छा समझ में आए। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था। दूसरा टेस्ट हुआ हमारा, थोड़े कम नंबर हुए मेरे। तीसरा टेस्ट हुआ और कम नंबर हुए। एक पॉइंट ऐसा आ गया था जिसमें बहुत ज़्यादा कम नंबर आने लग गए थे। मेरे को नहीं समझ में आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ बच्चे थे जो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, बट मैं और काफ़ी बच्चे कम नंबर आ रहे थे। मैथ्स में मेरे एक बार -1 में नंबर आए हैं। तो ऐसा हो रहा था। पता नहीं कितने माइनस में। रक्षाबंधन का टाइम आता है। रक्षाबंधन के टाइम पे 2 दिन की हमें छुट्टी मिलती है, बच्चे सारे घर चले जाते हैं। मैं सोचता हूँ नहीं, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे बैठ के रिवीजन करूँगा, अगला टेस्ट है उसमें अच्छा स्कोर करना है। मैंने ये सोचा, मैं घर नहीं गया अपने। काफ़ी डिप्रेशन वाला फेज़ आ गया था उस समय तक, है ना। मैं पागलों की तरह उस समय पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, ठीक है। मैं उस समय, आपने देखा होगा थंबनेल में, मैं गंजा हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं बाल झेल नहीं पा रहा था। मेरे को बार बार कटवाना, बार बार उसे धोना, बार बार उसे संवारना, ये अच्छा। इसका मतलब भाई बंदा वो है, क्या बोलते हैं कि फोकस था। पर ऐसे बाल भी तो कितने सारे हैं, वॉल्यूम देखो ना, शाहरुख खान है पूरा। नहीं लगता था, मैंने कहा हटाओ इसे। और कोटा में गर्मी भी बहुत होती थी राजस्थान में, तो मैं गंजा हो गया था कि मेरे से नहीं संभाले जा रहे, मम्मी मैं हटा रहा हूँ। लोग कह रहे थे कि पागल हो गया ये। मैं कभी भी उठ के, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, कभी भी उठ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पता नहीं ब्रश करा है नहीं करा है, उठा पढ़ने लग गया, उसी में नींद आ रही है पर सवाल करे जा रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। मेस में बैठे हुए लोग कहते थे ये पागल हो गया, ये तेरे को हार्ड वर्क तू कर रहा है, इससे बढ़िया स्मार्ट वर्क कर। मैं उनसे कहता था भाई पता ही नहीं स्मार्ट वर्क क्या होता है, तुम बता दो। पर वो कोई बताता नहीं था, क्योंकि वो चीज़ तो बहुत प्रीशियस होती है ना। क्योंकि ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। हार्ड वर्क करना शुरू करो और इवेंचुअली तुम्हारा हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क से पता चलेगा तुमको क्या गलत क्या सही है, चॉइसेस बेटर होते रहेंगे, फिर तुम स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दोगे। बताएगा उसको पता ही नहीं। कोई अपना सीक्रेट क्यों बताएगा जिसकी वजह से वो जीत रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को नहीं पता कि क्या होता है स्मार्ट वर्क, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क करता रहूँगा, मुझे नहीं पता। तो मैं इसी तरह, पर बंदे का एटीट्यूड A1 है भाई, एटीट्यूड तो अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे करने से तभी तो ट्रिपल IT में हो गया इसका। जैसे मैंने कंटिन्यू करता रहा। टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे थे फिर भी, ठीक है, मैं खूब हार्ड वर्क कर रहा था, घिस रहा था, बहुत सारी चीज़ें कर रहा था, खूब बुक्स ले ली मैंने, है ना, बट नंबर नहीं आ रहे थे। बट मैं बढ़ता रहा आगे। 11th का एंड का टाइम आ गया था, मेरी 11th बर्बाद। मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ है मेरे में, है ना। कोटा में एक वर्ड होता है ये बर्बाद, कि मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता 11th में। 11th का एंड का टाइम आया। मेरे जो 2 दोस्त थे, मेरा फर्स्ट फ्लोर पे था, वो नीचे रहते थे। भाई मैंने भी अपना 11th-12th पूरी बर्बाद की, सचता हूँ, इसमें IIT के चक्कर में। क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्या थी, मेरा लेवल नहीं था। देखो तुम जब ऐसी चीज़ों में ऑप्ट करो ना, तो ऑप्ट करते वक्त तुमको अपना खुद को ऑनेस्ट होना चाहिए कि तुम्हारा लेवल क्या है। और चलो ठीक है, ऑप्ट भी कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, ये भी मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को IIT ही करनी है। IIT जाने वाले बच्चों का लेवल अलग होता है। अगर तुम IIT नहीं जा सकते तो किसी और अच्छे कॉलेज चल जाओ। दिक्कत ये होती है लोग IIT करने के चक्कर में इतने बर्बाद हो जाते हैं कि
ईगो इतनी ज़्यादा हो जाती है, जैसे सेम मेरे साथ हुआ कि तुमको अच्छा कॉलेज, कोई नॉर्मल कॉलेज भी नहीं मिलेगा, तो मेरे को बिल्कुल ही टट्टी कॉलेज जाना पड़ा, किसी प्राइवेट कॉलेज। तो क्योंकि आईआईटी ज़िंदगी में एक बार नहीं आती, ये तुमको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, आईआईटी ज़िंदगी में एक बार नहीं आती। तुमको लगता है यार एक बार तो आएगी। अब आईआईटी का मतलब क्या है? आईआईटी इज़ एन एग्ज़ाम विच इज़ डिफ़िकल्ट। क्या लाइफ में हर दिन एक एग्ज़ाम नहीं है? क्या लाइफ हर दिन हमसे एग्ज़ाम नहीं लेती, जो कि डिफ़िकल्ट होता है? कभी ईजी होता है, कभी डिफ़िकल्ट होता है, पर एग्ज़ाम तो ख़त्म नहीं होते। तो ऐसे एग्ज़ाम आते रहेंगे आईआईटी के लेवल के, और एक दिन तुम आईआईटी के लेवल के ज़िंदगी में एग्ज़ाम दोगे, कोई एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे साथ जो बहुत टफ होगा, जिसे तुम झेल नहीं पाओगे, पर तुमको झेलना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ जीनी पड़ती है, कोई चॉइस नहीं होती। और जब तुम उससे उभरोगे, उस दिन तुम आईआईटी करने के लायक हो जाओगे। और ज़रूरी नहीं है कि तुमको उस दिन, उस साल 18-19 साल का ही होना हो सकता है तुम 33 साल के हो, और उस दिन तुम उस लेवल के बने कि अब तुम आईआईटी कर सकते हो, तो तुम्हारी आईआईटी होगी ना। तुमको आईआईटी तो करनी थी, होगी 33 साल में, क्या दिक्कत है? और उस दिन तुम अपना सिलेबस फिर से रिविजिट कर सकते हो, चेक करने के लिए क्या तुम सच में अब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और तुमको पता चलेगा तुम कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार आईआईटी एग्ज़ाम गया तो गया। ज़िंदगी रोज़ एग्ज़ाम लेती है और रोज़ सिखाती है। जिस दिन तुम्हारा लेवल हो जाएगा, तुम वो एग्ज़ाम कर दोगे जो तुम करना चाह रहे हो। तो कहीं टाइम भागा नहीं जा रहा, ना ही टाइम ख़त्म हो रहा है। चल करो अपने लेवल के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से चलो। जो तुम्हारे पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो किसी और के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। वो उस चीज़ों के पीछे जो तुम्हारे पास है, तुम उस चीज़ के पीछे जो उसके पास है। सारे हम कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते चलो। प्रेशर किस चीज़ का? प्रेशर बस ये रखो कि टाइम वेस्ट मत करो, बस, और कोई प्रेशर नहीं लेना। ग्राउंड फ्लोर पे 2 दोस्त, गुजराती दोस्त, वो दोनों ने हॉस्टल चेंज कर लिया। अब मेरा वहाँ कोई दोस्त नहीं, तो मैंने सोचा चलो यार हॉस्टल चेंज कर लेते हैं हम भी। तो जब वो गए, उनके 1 महीने बाद मैं भी उनके हॉस्टल में चला गया। अब पहले हमारे बीच में 1 फ्लोर का गैप था, अब हम बिल्कुल सामने सामने, उनका कमरा इधर है, मेरा कमरा इधर है, हम तीनों एक साथ रहते थे। काफ़ी अच्छे वो दोनों दोस्त थे यार, बहुत ज़्यादा। एक उनमें टॉप बैच में था, एक सेकंड नंबर बैच में था। मैं तो बहुत नीचे आ गया था, क्योंकि टेस्ट में कम नंबर आ रहे थे, मुझे बहुत नीचे फेंक दिया था उन्होंने बैच में। बट जो 2 दोस्त थे बहुत ऊपर बैच में थे। एक उनमें से शायद अभी देख रहा हो, एक उनमें से आईआईटी खड़गपुर में है, एक इस समय पीडीपीयू में है। तो जब मेरी 12th स्टार्ट हुई, 11th तो बर्बाद हो चुकी थी, जब मेरी 12th स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा यार ऐसे नहीं स्टार्ट हुई, 11th तो बर्बाद हो चुकी थी। जब मेरी 12th स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा यार ऐसे नहीं चलेगा यार, 12th में अच्छी स्टार्ट करनी पड़ेगी, अच्छी बिगिनिंग से हम चलेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो मैं उन दोनों को बहुत ऑब्जर्व करने लग गया, जो आईआईटी वाला बंदा और जो दूसरा बंदा था, उनको बहुत ऑब्जर्व करने लगे कि यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे इनके नंबर आ रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि मैं उन्हें ऐसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं उनसे देखने लग गया। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि यार वो जो बंदा है जो आईआईटी में हुआ है जिसका, वो बंदा के पास इतनी बुक्स भी नहीं है। अब मैं तुम्हें बताऊँ, देखो, अब मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास कुछ है, उसके पास कुछ नहीं है। अब उस बंदे के पास चाहे आईआईटी हो, पर उस बंदे के पास क्या ये हिम्मत है जो कि ये वीडियो पे सबके सामने अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि वो मुझसे अच्छा है? इस बात की हिम्मत क्या उस बंदे में है? क्या बताना हो? इसलिए आई लाइक दिस क्वालिटी कि अपने आप को वल्नरेबल करके रख रहा है सब पूरी दुनिया के सामने। तो भाई ये थी मुझ में कमी। इसके अब ये कह रहा था कि मैं अपने पेरेंट को दिखा देता हूँ वीडियो कि पापा को, कि सबसे मैं उसके पापा इस लाइन के लिए बिल्कुल हाँ नहीं बोलेंगे, अरे हमारे बेटे में कोई कमी थोड़ी है, तो क्यों अपने आप को ऐसे दिखा रहा है कि तुझ में कुछ कमी है, कोई कमी नहीं है तुझ में, ऐसे बोलेंगे इसके पापा। पर बड़े ऐसे पापा को अपने वीडियो नहीं दिखाई, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूँ कि जितना ये बोल रहे हैं ना पापा को मैं वीडियो दिखाता हूँ, अगर ये वीडियो इसके पापा को दिखती तो इसके पापा अप्रूव बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं, गारंटी। पूछ लें चाहे मैसेज करके इसको। यहाँ मेरे पास भाई साहब ढेर लगे पड़े हैं, वो सिर्फ कोचिंग का मटेरियल कर रहा है। वो बंदा 7-7 घंटे 8-8 घंटे सो भी रहा है, मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, बस मैं नींद में सवाल कर रहा हूँ। वो बंदा 12 बजे सो के 7 बजे उठ रहा है आराम से सुबह। मैं इतनी कम टाइम सो रहा हूँ, बट मेरा जब भी कुछ नहीं हो रहा। चतुर है वो बंदा सिर्फ होमवर्क करता है, मैं एक्स्ट्रा बुक्स करता हूँ। वो बंदा अगर मैं 2 घंटे लगाता हूँ नोट्स में और 4 घंटे में होमवर्क करता रहता हूँ, बैठ के दूसरी बुक्स करता रहता हूँ। वो बंदा उल्टा कर रहा है, वो बंदा 4 घंटे नोट्स में लगा रहा है और 2। तेरी शक्ल भी चतुर जैसी है और वो रणछोड़ दास है,
ये मतलब है इसका। 2 घंटे में जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। वो बंदा रोज नहा भी रहा है, मैं तो पता नहीं कब हफ्ते में रोज नहाता भी नहीं था, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था, पागलों की तरह लगे पड़े हैं। वो बंदा खेल भी रहा है, 1 घंटे वो बैडमिंटन खेलता था दिन में। तो मैंने कहा ऐसी क्या चीज़ में। एक बात बता रहेगी, उस बंदे के पास गर्लफ्रेंड भी है, उसको भी टाइम दे रहा है, उसके साथ भी मजे कर रहा है, ये बताना रहेगा मैं गलत कर रहा हूँ। उस समय मुझे स्मार्ट वर्क का असली मतलब पता चला। स्मार्ट वर्क कुछ नहीं था, स्मार्ट वर्क बकवास डेफिनेशन है, देखना। जो भी बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि आप बताओ कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क की कोई डेफिनेशन है ही नहीं। आपको स्मार्ट वर्क वाली राह पे मंजिल पे पहुंचने के लिए हार्ड वर्क वाली राह से जाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था 10 मिनट पहले बता दिया था मैंने कहा था ना, हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क तुम्हारा धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा गलती कर करके, और स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई सेड। जैसे मैं गया ना, जब मैंने हार्ड वर्क करा, वो फालतू की चीजें करी है ना भाई, सोते सोते तुम किसी सम को कर रहे हो, कोई सवाल कर रहे हो, तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आप सोते सोते कोई थ्योरी पढ़ रहे हो तो वो याद नहीं रहेगी। दिखाने की खुद को जताने के लिए तो मेहनत कर रहे हो, कुछ ऐसा भी तो करो जिससे मेहनत फ़ायदा हो। हम दिखाने के लिए काम करते हैं, जो तुम जिंदगी में दिखाने के लिए नहीं, बस करने के लिए करते हो, तब फ़ायदा होता है। चाहे आप 2 घंटे सो, 3 घंटे सो, नहीं होता उससे। तो मैंने जब वो हार्ड वर्क वाला रास्ता मैंने अपनाया, जब मैं उस पर घिसा, तब मुझे स्मार्ट वर्क की अहमियत पता चली। तो जितने भी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप वो स्मार्ट वर्क वाली चीज़ समझ पाओगे। बट मुझे काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को समझने में। 12th का मिड आ गया था, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था और ये सारी चीज़ें मैंने उससे देखी, तो मैंने थोड़ी थोड़ी अप्लाई करनी स्टार्ट। टाइम तो भाई यूँ ही होता है, देखो ये चाहे बंदा 25 मिनट की वीडियो बता रहा है, पर सुन भी रहे हो तो 11th गई, 12th का मिड तो आएगा ही, 6 महीने 4 महीने टाइम यूँ निकलता है। तुमको भाई काम टाइम से कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा कुछ। करी, बट 12th का मिड आ गया था, 11th बर्बाद हो गई थी, 12th आधी बर्बाद हो गई थी। अब जो आगे की 12th थी, मैंने सोचा चलो इसे तो संवार लेते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा स्मूथ चला मेरा। दिसंबर का टाइम आ गया था 12th में भी, और मैं बीमार हो गया, ठीक है, और बीमार ऐसा वैसा नहीं, छोटा मोटा बीमारी। इसके तो भाई लाइफ झंड थी भाई, इसके तो पहले 11th खराब हुई, फिर 12th खराब, फिर बीमार हो गया, बोर्ड भी आ गया भाई, इतनी बुरी बनी भाई खुद। इसकी लाइफ तो वर्स्ट थी भाई, वर्स्ट टू बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि सर दर्द हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। मैं सुबह उठा, और तो पहले भी था बेहोश, ब्रश करने के लिए, तो मेरा दिमाग बिल्कुल ऐसे घूम सा रहा था। मैं गया ब्रश करने और मैं गिर गया बाथरूम में। मेरे भाई ने मेरे को उठाया, उस समय तक मेरा भाई भी आ गया था, मेरे भाई ने मुझे उठाया, है ना, काफ़ी मैं बीमार हो गया था उस समय। मुझे भाई को भी कोटा में लगा दिया गया, भाई को भी कोठे पे चढ़ा दिया गया। इसको कोटा नहीं, इसको कोठे पे चढ़ाना ही कहते हैं। नचा रहे बच्चों को, टीचर्स और कोचिंग वाले पैसे ले रहे हैं तुमसे, तुम नाच रहे हो उमराव जान की तरह। दूसरी एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट पता चली, वो है डाइट। हमारा क्या था ना, हॉस्टल में रहते हैं तो इतना अच्छा खाना नहीं मिल रहा होता है। मैं कहता हूँ डाइट सबसे ज़रूरी है। जब तक अच्छे क्वालिटी का पेट्रोल बॉडी को नहीं मिलेगा तो चलेगी कैसे। और हम सुबह का ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। मैगी भी अजीब सी बनाते थे, ये कौन सी कंपनी की। रात का खाना कई बार छोड़ दिया, पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो वो डाइट बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई थी उसकी। डाइट सबसे ज़रूरी है, मेरा खाने पे सबसे ज़्यादा फोकस है। मैं खाने के लिए कुछ ऐसे काम भी करता हूँ जो मुझे नहीं करने चाहिए, लाइक मैं वो सेक्रीफाइस कर देता हूँ। जो मुझे काम करना पसंद है उसको मैं छोड़ दूँगा, लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकता मैं। अच्छा खाना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तभी तुम ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स अचीव कर पाओगे। अगर खाना नहीं खाओगे ढंग से तो कुछ नहीं। की वजह से एनर्जी नहीं रही हमारे अंदर। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ बच्चों से कि यार तुम ना थोड़ा डाइट पे ज़्यादा फोकस करो। मेरे डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि यार दिन का मिनिमम 1 फल तो खा, 1 फ्रूट तो खा। मेरे पापा भी हमेशा बोलते हैं कि यार तुम अगर 10 रुपये अपने शरीर पे लगाओगे तो आप उससे 100 रुपये का काम निकलवा सकते हो। बट वहीं ये बात ठीक है, अगर आपने 10 रुपये उससे बचा लिए, 10 रुपये में कंजूसी कर दी, तो आपको 100 रुपये शरीर में लगाने पड़ेंगे दवाई के थ्रू। मान लो आप 10 रुपये का सही बात है। और फल फुल खाने का जरूरत नहीं है, फ्रूट खा, ये सारे मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन में बोलने वाली चीज़ें हैं। सिंपल रखो, जो मन करे वो खाओ, और जो तुमको सामने दिख जाए वो खाना पड़ेगा। दैट्स इट। दो चीज़ों में बोलता हूँ, जो मन करे वो खाओ,
और जो तुम्हारे सामने रख दिया जाए वो भी खाओ। दोनों चीज़ें खानी है, दोनों में से एक भी छोड़ोगे कमज़ोर पड़ जाओगे। मेरी मम्मी जो मेरे सामने रख देती है मैं वो खाता हूँ, चाहे ज़बरदस्ती खाऊँ पर खाता हूँ, कंप्लीट करता हूँ। और जो मेरा मन करता है वो भी खाता हूँ, दोनों। इसलिए मेरी हेल्थ 16 HP है, मेरा 16.4 ब्लड, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी। तो 10 रुपये का सेब आपने खा लिया तो आप में एनर्जी आ गई, आप काफ़ी ज़्यादा काम कर लोगे, बट आपने वो 10 रुपये बचा लिए तो आपकी 100 रुपये की दवाई लग जाएगी। तो उस दिन से फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाने स्टार्ट करे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी जिससे कि मेरी हेल्थ सही रहे। फ्रूट्स, अभी सेंटेंस बोल रहे हैं फ्रूट्स खाने स्टार्ट किए बच्चे, गरीब बच्चे जो आई टी करे, अरे फ्रूट्स खाने को फ्रूट्स मिल रहे थे, हमको तो फ्रूट्स भी नहीं मिलते, हम तो हॉस्टल खाने से खुश है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो कितना कुछ काम का नहीं है। ये फ्रूट्स की बात कर रहा है भाई, तू रिलेट नहीं कर पा रहा ज़्यादातर बच्चों के साथ। ज़्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन गरीब है, वो बेचारे गरीब बच्चे खाना हॉस्टल के एक एक मील को नहीं छोड़ते। तू छोड़ता होगा क्योंकि तेरे पापा ढंग से करते थे, पर वो नहीं छोड़ते। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मिल रहा है वो खाओ और ढंग से खाओ, और जो तुम्हारा मन करे उसको उस खाने को पाने की कोशिश करो। अब चाहे तुम चोरी करो, चाहे पैसे कमाओ, जॉब करो, उधार लो, कुछ करो, वो खाना अंदर जाना चाहिए। वो नहीं जा रहा मतलब कुछ दिक्कत है, जो तुम्हारा मन कर रहा है ना। बोर्ड का टाइम आ गया था, जेई मेंस का टाइम आ गया था, 12th अपनी आधी बर्बाद है, 11th अपनी आधी बर्बाद है, बोर्ड्स का टाइम आ गया है। फरवरी में हमारे कोचिंग वालों ने बोला कि जाओ चलो 1 महीना तुम्हें देते हैं, जाके बोर्ड्स में थोड़ा सही सा स्कोर करके आओ। है। तो फरवरी का टाइम मुझे मिलता है छुट्टी में, उस फरवरी के टाइम में मुझे बोर्ड की तैयारी करनी है। अब जब आप कोई कोचिंग में होते हो तो आपको अभी यार मुझे ये समझ नहीं आता कि जब हम कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग तो लाइक वो है क्या बोलते हैं, बोर्ड तो खड़े भी नहीं होते हैं कोचिंग के आगे। कोचिंग तो दुनिया की मतलब नेक्स्ट लेवल सिलेबस है। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो कोचिंग वाले ये क्यों कहते हैं कि जाओ बोर्ड की तैयारी करो। भाई बोर्ड की तैयारी तो ख़त्म हो जानी चाहिए ना। हम तो 2 साल से कोचिंग कर रहे हैं, ये तो हमको सिलेबस नेक्स्ट लेवल करा रहे हो, तो बोर्ड तो इजी है ना। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। अब बोर्ड की तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब शोएब अख्तर को खेलने के बाद मुझे आरपी सिंह के साथ खेलने की तैयारी करनी पड़ेगी? नो नो नो। सजा के लिखना नहीं आता है ना, जैसे बोर्ड में लिखना होता है भाई, डेरिवेशंस होती हैं, प्रूफ्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको वो नहीं पता होता। तो क्योंकि तुमने सिलेबस ढंग से नहीं किया, ये सारी बकवास है। डेरिवेशंस और डेफिनेशंस ये वो बच्चे लिख पाते हैं इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वही आईआईटी भी पार कर पाते हैं। दोनों सेम है, डिफरेंट नहीं है। ये बकवास मेरे टाइम में भी खूब होती थी, और मैं न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कराया पर थ्योरी के क्वेश्चन सारे गलत हो गए। बहन चोद, तेरे न्यूमेरिकल में क्या थ्योरी यूज़ नहीं हो रही, क्या वही तो यूज़ हो रही है। तो थ्योरी अगर ढंग से नहीं लिख पा रहा तो न्यूमेरिकल तो रट के बैठा है। मेरे को भी नहीं पता था, मैंने फरवरी का 1 महीना तो एक बुक खरीद ली थी, उसमें देखता था मैं कैसे कैसे डेरिवेशन करनी है, कैसे कैसे लिख के आना है, बट इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो रही थी। पहला पेपर होता है हमारा इंग्लिश का, इसी का भी अच्छी तैयारी होती नहीं है। ये बस बोले शुरू से लेके अब तक पढ़े भी जा रहा है, उसकी अच्छी तैयारी नहीं हो रही। अजीब है।
इंग्लिश का पेपर बहुत तगड़ा जाता है भाई साहब, मैं खुश। 2 दिन बाद मेरा फिजिक्स का पेपर है, पर मैंने 1 दिन इंग्लिश की खुशी में निकाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ 1 दिन है फिजिक्स का, और अगले दिन मेरा फिजिक्स का पेपर है। लकीली उस समय मेरे पापा आ गए थे मेरे पास, ठीक है, रात हो गई थी, मेरा आधा सिलेबस भी नहीं हुआ था फिजिक्स का। क्या ये घा 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 क्या घर पे नहीं है क्या बोर्ड देने? पापा मेरे पास आए, पापा बताओ भाई, 12th में क्या कर रहा था तू? लाइक कोचिंग में क्या कर रहा था? अगर आधा सिलेबस भी नहीं हुआ तो फिर कोचिंग वालों ने क्या करा है 1 साल? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कोचिंग वालों ने सिलेबस खत्म करा देना चाहिए भाई अगर 1 साल हो चुका है तो आईआईटी का सिलेबस हो चुका है, और बोर्ड का सिलेबस तो आईआईटी के सिलेबस के अंडर आता है ना, फिर क्या हो रहा है? ने कहा कि क्यों टेंशन ले रहा है, मैं तेरे साथ पूरी रात उठा हुआ हूँ, ठीक है, तू क्या टेंशन ले रहा है, तुझे पूरी रात उठा हुआ हूँ, पूरी रात पढ़, आके सो जाइयो, पेपर दे के आजा बिना सोए। बकवास लगता है मुझे। पहले तैयारी करो मत, फिर रात को पूरी रात को, एक रात में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला, आके सो जाइयो। मर गया तो बीच में हमेशा के लिए सो जाएगा? आके सो जाइयो। खाम खा कंडीशन लेवल फिर से वही हाई, खुद चाहे कुछ ना कराओ। तो तुम देख रहे हो कि किस तरह का सेक्रीफाइस तुम्हारे साथ पेरेंट्स कर सकते हैं। सेक्रीफाइस नहीं, ड्रामा है, ड्रामा, इसको मैं ड्रामा बोलता हूँ। भाई मैं बताऊंगा, रोल्स रिवर्स करो, तुम बैठो अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट को बोलो कि पढ़ाई करो 1 रात पूरी, लेट्स सी वो करते हैं नहीं करते। लास्ट टाइम कब पूरी रात कुछ काम किया था? पूछो अपने पेरेंट्स से। तुम्हें सिर्फ बोलने की देर है, ठीक है, मेरे को सिर्फ उनकी बोलने की देर थी। अगर वो मेरे को ये, तुम्हें कोई भी काम करना है ना, उसके लिए पहले एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो बोल दे हाँ मेरा बेटा, इसका बाप खुश, मेरी तारीफ कर दी, बाप की चाट रहे। हाँ तू कर ले, तेरे साथ है हम, बस इतना ही बोल दे, बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस इतना ही कोई बोल दे। तो पापा मेरे साथ बैठे रहे, मैंने पूरी रात पढ़ाई करी, अपना अच्छी तरह याद करा, अच्छी तरह डेरिवेशंस याद करी। अगले दिन मैं फिजिक्स का पेपर देख के आया, काफ़ी अच्छा फिजिक्स गया मेरा पेपर, और काफ़ी टफ पेपर आया था। सीबीएसई की हिस्ट्री में फिजिक्स का पेपर उस साल का सबसे टफ था। ओके तो मैं पेपर दे के आया, मैंने कहा ठीक है पापा पेपर, मेरे 92 नंबर आते हैं फिजिक्स में। ओ भाई 92, शिट मैन, नाइस। फिर उसके बाद आगे के पेपर थे मैथ, पापा के सपोर्ट काम कर गया यार। मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, सारे मैंने बिना सोए दिए हैं, मतलब कि मैं पूरी रात पढ़ा है ना। और अगले दिन पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा लगता है, आई हेट, मैंने खुद पेपर ऐसे दिए हैं पर आई हेट इट। अब मैं ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं करता, मैं टाइम से पहले तैयारी करता हूँ और चिल मारता हूँ 1 दिन पहले। पेपर देने के बाद आके 1-2 घंटे सो गए। इस तरह से मैंने सारे पेपर दिए हैं, क्योंकि मेरे को वो आदत, मेरे को पता चल गया था कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी रात भी तो उठ सकते हैं। नहीं तो पहले तो जब मैं आपको बताया था कि पहले मैं जब उठता था वो 4 बजे तक उठ गए, 5 बजे तक उठ गए, बट पूरी रात उठ के अगले दिन पेपर दे के आके सोना, ये मैंने पहली बार ट्राई करा था, और ये चीज़ मेरे को और वहाँ पे सीखने को मिली। बोर्ड का एग्ज़ाम सही जाता है, 87% मेरे आते हैं, गोल मैंने 80 का रखा था, बट 87 आ गए, मैं बहुत खुश। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छे नंबर आ गए, मेरे को इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं थे। सही है। 1 महीने की प्रिपरेशन में आ रहे हैं, बहुत है। जेई मेंस का अब टाइम आता है, जेई मेंस का मैं पेपर जाता हूँ देने, 11th तो बर्बाद है, 12th आधी बर्बाद है। 12th जो आधी बची हुई थी, जो मेरी सही थी, उसके बेसिस पे मैं जाके जेई मेंस का एग्ज़ाम देता हूँ। सही एग्ज़ाम जाता है, एक डिसेंट मेरी रैंक आ जाती है, मैं सोचता हूँ चलो सही है, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में से तो कोई एक मिल ही जाएगा अब। उसके बाद हमारा जेई भाई रैंक भी आ गई इसकी? मैं नहीं कह रहा आ नहीं सकती, आ जाती है, पर मतलब मेरी नहीं आई ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा मैं थोड़ा उस जोन में चला जाता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक ट्रॉमा है, क्योंकि मेरी रैंक नहीं आई। जबकि मुझे फील होता है कि क्या सिलेबस है, हो जाएगा, हो जाता है, इट्स नॉट दैट टफ। पर मतलब सिलेबस है, करोगे तो हो ही जाएगा, पर नहीं करोगे तो कैसे होगा? जस्ट दैट। एडवांस का एग्ज़ाम होता है, बहुत बेकार एग्ज़ाम जाता है उसमें, क्योंकि एडवांस का एग्ज़ाम है भाई, बहुत तगड़ा एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें लगती हैं, अपनी तो बर्बाद पड़ी है। बेकार एग्ज़ाम जाता है। जेई एडवांस में मैं, जब मेरा रिजल्ट आ रहा होता है, ये जो भाई बंदा ऐसे पूरा ईज में और फ्लो में बोल रहा है ना, आई एम लविंग इट। पड़ी है, बेकार एग्ज़ाम जाता है। जेई एडवांस में मैं, जब मेरा रिजल्ट आ रहा होता है, मैं क्वालिफाई नहीं होता हूँ, मैं फेल। जस्ट अबाउट एटीट्यूड मैन, बंदे का एटीट्यूड सही है, इसलिए इतना फ्लो में और इजीली बोल पा रहा है। जेई एडवांस में अगर एटीट्यूड नहीं, डरे हुए हो तो नहीं बोल पाओगे ऐसे कि बेकार जाता है। हमको लगता है बेकार जाएगा, ये एक्सेप्टेड है, इसके ये तो कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया मेरा, हम क्या अलाउड है?
बच्चे इतना डरते हैं कि अगर एक्सपीरियंस हो गया तो हम तो मर ही जाएंगे, हमारे तो हम तो जी नहीं सकते, इतना डरे होते हैं, मर जाते हैं लोग, सुसाइड नहीं करते क्या? सुसाइड। पर मैं कह रहा हूँ कि दैट्स वाई स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, स्ट्रॉन्ग माइंड सक्सेसफुल होता ही है, जैसा बंदा है। जिस दिन रिजल्ट आया था जे एडवांस का, उस दिन पापा बैठे हुए थे, साथ में मम्मी बैठी हुई थी, मैंने निकाला था। मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने शायद जो कोटा में 6 लाख रुपए लगाए हैं वो बर्बाद तो नहीं कर दिए। क्योंकि पापा मम्मी तो कुछ नहीं कह रहे थे, वो तो कह रहे थे ठीक है चल रहा है यार, कोई बात नहीं, नहीं हुआ क्या हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई या। पर आपको कहीं ना कहीं से पता चल जाता है ना कि आपकी ऑफ कोर्स खुद की, मतलब कि तुमको ये सच तो फील हो जाता है इंसान को, तुम्हारी जो सोल है वो तुमको सच फील कराती है कि हक दिया भाई, बुरा हक दिया है, तुम रियलाइज नहीं कर पा रहे पर हक दिया है। रिश्तेदारों में कहीं बातें चल रही हैं कि इसने तो, हमने बोला ही था मत जा कोटा, क्यों भेजा कोटा इसे, है ना, 6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, इतना तो ये यहीं ले आता रह के। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया था, मेरे को लगता था कि अब तो गए यार, अब तो जो मैं शुरू में बोल रहा था, जितने भी पैसे लगाए थे गए। मेरे को ये कॉलेज मिलता है IIIT वडोदरा, मैं इसमें जाता हूँ। हमारा जो कॉलेज है यार वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, 2 ही ब्रांच है, काफ़ी कम बच्चे हैं, तो इतना बड़ा कोई कैंपस नहीं है। गर्लफ्रेंड बनाना और भी इजी, कम बच्चे हैं, कंपटीशन कम। यस, से IIT के जो कैंपस होते हैं, NIT के जो कैंपस होते हैं, बड़े बड़े, ऑफ कोर्स बड़े कैंपस चाहे कंपटीशन हो, उनका मज़ा ही अलग है भाई। जंगल में रहने का अलग मज़ा है, क्या किसी छोटे से अननोन एरिया में रहो। ऐसा कोई कैंपस नहीं है हमारा, छोटा सा कैंपस है, कम बच्चे हैं, तो या तो आप क्लासेस में जा रहे हो या फिर आप रूम पे बैठे हुए हो खाली, है ना, कुछ भी काम कर सकते हो, आपको कोई घूमने फिरने के लिए, चिल करने के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, जैसे कि IIT में, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि IIT बेकार है या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, IIT से भी बहुत तगड़े फाउंडर्स निकल रहे हैं, IIT भी बहुत तगड़ा फोड़ती हैं। बट मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मैं 2 साल कोटा में रहा हूं, मैं भरा हुआ हूं, ठीक है, मेरे को था कि मेरे को कॉलेज में आके चिल करना है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर मैं IIT में चला जाता तो मैं कॉलेज में पढ़ने के बाद कॉलेज की क्लासेस होती, आके मैं अपना चिल कर रहा होता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर एक की बात नहीं कर रहा, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं IIT में चला जाता तो मैं इन सब चीज़ों में लग जाता, आज ये चैनल नहीं खोल पाता मैं। अब जब मैं यहाँ इस कॉलेज में था, क्लासेस में जा रहे हैं, क्लासेस में जाने के बाद मेरे को खाली टाइम मिल रहा है, तो ये चैनल खुल भी गया। अभी मैं चैनल की क्या हिस्ट्री है, कैसे खुला, कैसे ग्रो हुआ, ये चीज़ मैं बात नहीं करूँगा। मुझे लगता है चिल करता हूँ भाई, उसके भी अलग एक्सपीरियंस होते हैं। अब चैनल ही सब कुछ थोड़ी है, चैनल क्या अभी नहीं खुलता, 4 साल बाद खुल जाता, 2 साल बाद खुल जाता, 10 साल बाद खुल जाता। तो ऐसे मत बोलो, हर जगह अपने साथ नया एक्सपीरियंस लाती है, और तुम एक्सपीरियंसेस को लेते चलो, उनसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करते चलो, ये मेन है। तुमको क्या कौन सी एज पे कब मिला, इट डज नॉट मैटर, पर तुमने उस पॉइंट पे जो तुम पकड़ सकते हो, तुमने पकड़ा, वो मेन है। चाहे तुमको जो आज चाहिए वो तुमको 4 साल बाद मिला, डजंट मैटर, पर जो तुमने सोचा ही नहीं था वो तुमको आज मिल रहा है, उसको पकड़ो। एक उसकी भी बारी आएगी, सब कनेक्टेड है, डोंट वरी। प्रेशर मत लो, चिल करो, प्रेजेंट से जो कुछ पकड़ सकते हो सब छीन लो, बस इतना सोचो। और ये सोचो कि तुम्हारे लिए, एथीस्ट कहेंगे भगवान होता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए भगवान छोड़ो, अपने आप चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं, तुमको बस कंप्लेन नहीं करना है कि अभी मुझे ये मिल रहा है, बस जो मिल रहा है उसको चुपचाप एंजॉय करो, बस तुम्हारा ये काम है। एंजॉय नहीं कर सकते, एंजॉय करना कितना टफ होता है, सिर्फ एंजॉय करना और कुछ नहीं करना, प्रेजेंट को एंजॉय करो बस। जो तुमको चाहिए तुम्हारे लिए आ रहा है, भागा चला आ रहा है। लाइक तुमको कभी कोई बताता नहीं है, पर मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारे सपने तुम्हारी तरफ भागे चले आ रहे हैं। चाहे तुम कितना ही गंदी लाइफ जिए, तुम कितना ही गंदा काम करो, तुम कितनी कम मेहनत करो, तुम्हारे सपने तुम्हारी तरफ भागे चले आ रहे हैं। तुम चाहे कुछ भी नहीं करोगे तुम आएंगे, मैं ये बता रहा हूँ, लाइफ ही ऐसी बनी है। तुम चाहे कुछ भी नहीं करोगे तुम्हारे पास आ जाएंगे, बस थोड़ी लेट आएंगे। अगर तुम भी कुछ करोगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, बस इतना डिफरेंस है। अब क्या तो तुम एक्सेप्ट कर लो कि मैं लेट जी लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो काम करो, बस रो मत। मुझे लेट अचीवर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अर्ली अचीवर से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रोने वाले से प्रॉब्लम है। रोया मत करो बस। तो बस तुम्हारे लिए सब ऑर्गेनाइज हो रहा है, हो चुका है ऑलरेडी, ये समझो, और प्रेजेंट में जो मिल रहा है उसको एंजॉय करो बस। वो कभी और वीडियो में हम बात करेंगे, बट आज अगर मेरे से कोई, लाइफ सिर्फ उनको प्राइजेस देती जो एंजॉय करते हैं, जो रोते हैं उनको लाइफ खुश नहीं देती।
पूछता है कि यार तेरे को क्या रिग्रेट है कि तेरा आईआईटी में नहीं हुआ, या तूने 6 लाख रुपए जो गए थे वो बर्बाद हो गए, तो मैं उससे बोलता हूँ मेरे को 0% का रिग्रेट है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आज मैं खुश हूँ कि मेरा उसमें नहीं हुआ। मैं एक ऐसे कॉलेज में गया जिसमें मेरे को टाइम मिला, ठीक है, मैं भरा हुआ था, पर वो जो चिल करने का टाइम था उसको मैंने यहाँ अपने चैनल पे दिया। मैंने अपनी पूरी कोटा लाइफ बर्बाद करी है, ठीक है, मैं 11th पूरी बर्बाद थी। मैं कह रहा हूँ अपने पापा को वीडियो उसने नहीं दिखाया, क्योंकि अगर अपने पापा को वीडियो दिखाते पापा उसके बर्बाद वर्ड को सेंसर करके, नहीं बेटा ऐसे नहीं, अच्छे नहीं कहते, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, सब तो हम थे तो तुम्हारे पास क्या बर्बाद हुआ है, क्या बर्बाद, कुछ बर्बाद नहीं हुआ, क्या हो गया तुम्हारे साथ पूरा बर्बाद। पर पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि भाई कुछ बर्बाद हुआ है, मान जाओ ना, क्यों इस चीज़ को इतना ईगो पे लेके बैठे हो कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, या फिर जब तक तुम लीडरशिप में हो तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ हो नहीं सकता, तुम में कमी थी तो ये बर्बाद हुआ है, दैट इज़ इट। तुम में कमी थी तुम्हारे बच्चे बर्बाद हुए, दैट इज़ इट। और मान जाओ बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनको जानबूझ के पॉजिटिव एनर्जी मत दो, वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते। पहले उनको उनके साथ मानो कि उनकी हालत ख़राब है, जब मान जाओगे उनको अच्छा लगेगा कि हाँ मान गए, अब इम्प्रूव होगी, आगे इम्प्रूव होगी। नहीं दिखाया इसने पापा को अपनी वीडियो, तो ये जो बकवास कर रहा है पापा की वीडियो, ये वीडियो दिखाता हिम्मत होती तो इसका बाप आज भी इस वीडियो के साथ एग्री नहीं करता, पूछ लो इससे मैसेज करके। 11th आधी 12th आधी पूरी बर्बाद थी, ठीक है। जो चीज़ मैंने सीखी है वो 12th के एंड में सीखी है, जो कि मैं खुद में अपने पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। बट इस चैनल के थ्रू जो चीज़ मैंने सीखी है वो मैं हर एक बच्चे को बताता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने 2 साल इन्वेस्ट करे, जिस तरह से मैंने अपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, बर्बाद नहीं इन्वेस्ट करे, और जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं चैनल, अब इसको पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। और ये भी मैं यार उसके पापा से पूछ लेते, पापा इस वर्ड के साथ भी एग्री नहीं करेंगे इन्वेस्ट। उसके पापा अब आज भी सोचते हैं कि डूबे हैं। मैं इसके पापा की बात कर रहा हूँ, कभी बोलेगा नहीं इसका पापा, इसको क्योंकि डरता है कि बच्चा कुछ गलत ना कर लिया, बुरा ना मान जाए। पर पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि बर्बाद हो गए। आई एम टेलिंग यू, इन्वेस्ट कभी नहीं सोचते, क्योंकि जो पैसा जिसका रिटर्न उनको वैसा नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। जैसे मैंने तुमको बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि जो तुमको चाहिए वो ज़िंदगी में कब मिलेगा इसकी टेंशन मत लो। पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, पेरेंट्स की वायर्स ऐसे इंजीनियर्ड नहीं होती, पेरेंट्स की वायर्स ऐसे होती है दिमाग की, अभी ये किया इसका रिजल्ट अभी चाहिए, बस इससे ये मिला, वो नहीं मिला जो हमको चाहिए था, पर कुछ और सीखने को मिला। जैसे कह रहे हैं कि आईआईटी में नहीं हुआ पर कुछ और सीखने को मिला। पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड। जैसे गर्लफ्रेंड कहेगी बर्थडे भूल गए, पर यार मैं बर्थडे भूल गया, लेकिन बर्थडे भूल गया, लेकिन मैंने क्या बोलते हैं जॉब पकड़ लिया, कुछ पॉजिटिव कर दिया, डोंट केयर, बर्थडे चाहिए अभी जो है। सेम पेरेंट्स, ये इन्वेस्ट किया इसका ये चाहिए नहीं है, हमको घंटा परवाह नहीं है कि नॉलेज है, किसको परवाह नॉलेज की, विजडम, एक्सपीरियंस, लेसन लाइफ का, जो वो इन्वेस्ट किया है वो चाहिए, उसके अलावा कुछ है हमको घंटा पर नहीं। पेरेंट्स ऐसे होते हैं, गुड फॉर नथिंग, पेरेंट्स आर गुड फॉर नथिंग मैन। के थ्रू अपने जितने भी बच्चे हैं मेरे साथ उनको मैं बताऊं, जिससे कि उन्हें वो 6 लाख रुपए और 2 साल इन्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े। ये चीज जो सिखाई है मुझे कोटा ने, जो कि फिर से हक दिया। अगर ये कह रहे हैं कि उनको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्यों ना पड़े, इन्वेस्ट तो अच्छा वर्ड है ना, तो इन्वेस्ट तो करना चाहिए। अगर उनको वो ना करना पड़े जो तूने किया, तो उनको भी ये बल्कि उनको बर्बाद ना करना पड़े। और अगर तूने अपनी चीज़ को पॉजिटिव बोला तो उनको भी इन्वेस्ट करने दे, उनको अपनी गलतियाँ करने दे, उनको अपनी गलतियों से सीखने दे। What the fuck are you talking about, man? How the fuck are you talking? You fucking idiot. Are you even listening to yourself? खुद के काम को पॉजिटिव स्पिन देके बोल रहा है ताकि तुमको ये काम ना करना पड़े। उसका मतलब वो नेगेटिव है ना, तो फिर बोलना नेगेटिव, या फिर वो करने दे वो काम। फक सही मैन। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मेरे लाइफ में। आज जब ये चैनल है, जब मैं काफ़ी बच्चों की तरफ पहुँच पा रहा हूँ, और आज हमारा चैनल एक टॉप मोटिवेशनल चैनल्स में है। इतना ही था आज की वीडियो के लिए, यही सब मेरे को थोड़ा सा आप सभी के साथ डिस्कस करना था। आई होप कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। आप नहीं सीखे बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखे। तेरे बारे में सीखा मैं थोड़ा कि तू कैसा इंसान है, पर वैसे कुछ नहीं सीखा मैं लाइफ के बारे में ना। को इससे कुछ पता चला होगा। बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक जैसा भी आप हो। आई होप मैं कुछ ना कुछ आपको आगे वीडियोस के थ्रू बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ। बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है।
नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा आगे तू। और तेरे बारे में पता चला तू इंसान कैसा है। यू आर स्ट्रॉन्ग विल्ड, स्ट्रॉन्ग माइंड, विच इज़ गुड। पर अभी काफ़ी विजडम आनी बाकी है तुम में। पर एक अच्छी बात है कि तुमने विजडम की तरफ, तुमने विजडम का स्वाद चख लिया है कि विजडम होती क्या है। तो इसलिए अब तुम्हारी लाइफ प्रोग्रेस में ही जाएगी। पर अभी तुमको काफ़ी कुछ करना बाकी है जो अभी तुमने नहीं किया, समझना बाकी है, जो मैंने इस वीडियो में हर पॉइंट पे समझाया है जहाँ पे तो गलत था या फिर जो तुमने नहीं बताया। So that was it. कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बस भाई। बाकी ये जो लोग है ना, ये डिप्रेशन ये हटाओ। नॉट गेटिंग टू IIT वाज नॉट एन एंड ऑफ माई लाइफ। अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। एग्जैक्टली ये पॉजिटिव। मैं तो कह रहा हूँ IIT क्या ज़िंदगी में तुम 60-65 साल के हो जाओ और फिर भी बोलो भाई अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी मीन्स नेवर एंडिंग एन्जॉयमेंट, इसको लाइफ कहते हैं। ज़िंदगी में एंजॉय करो, मौज करो और साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते चलो मौज मौज में। कभी सीरियस होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की जाती। अगर तुम सीरियस होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हो पूरी तो तुम दुनिया पे बोझ डालते हो। किसको बोझ चाहिए? हर किसी के पास ऑलरेडी बोझ है। चिल करके रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो, सब चिल रहेंगे, माहौल अच्छा रहेगा, काम सारे हो जाएंगे कंप्लीट। इसी नोट पे शोभित निर्वाण के ऊपर रिएक्ट ख़त्म होता है। और मैं इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करूँगा। मैंने जान लिया जितना जानना था इसके बारे में। वीडियो का लाइक बनता है क्योंकि वीडियो अच्छा है। निशान जिंदल भाई बहुत सारे हैं तो ऐसे। पंकज सर भाई IIT मोटिवेशन कुछ ज़्यादा शिट चल रही है। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे कभी आगे। एनीवे तब तक लिए बाय। लव यू डार्लिंग्स, आई लव यू सो मच।